हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ योर एडिलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जनरल साइंस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। जनरल साइंस का सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए जनरल साइंस में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं एग्जाम्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, ये तीन चीजें जो है हमें पढ़नी होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेटेज रहता है इन तीनों चीजों का साइंस के अंदर। बात करें तो जीएस जनरल स्टडीज के अंदर, लेकिन हमें जो है तीनों चीजें पढ़नी है और अच्छे से करना है। तो जनरल साइंस को हम कर रहे हैं। फिजिक्स जो है, अभी हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस में। ठीक है, एमसीक्यूज चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और साथ में और भी क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके वेरियस एग्जाम लाइक एचएसएससी की बात करें, एचपीएससी की बात करें, अगर आप एसएसएससी की बात करते हैं, वेरियस स्टेट लेवल सेंटर लेवल एग्जाम्स और रेलवेज एग्जाम, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप जो है इन सब कोचिंग के लिए लाइक बैंक, एसएसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल रेलवेज एग्जाम, ठीक है, इन सब की कोचिंग के लिए आप जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। वेबसाइट जो है www.edulogist.elearning.com। ठीक है, तो खुद को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस की कोचिंग भी अवेलेबल है, लाइक एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी। ठीक है, तो इनकी कोचिंग भी जो है वो प्रोवाइड होगी। तो आप जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है www.edulogist.elearning.com। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टेस्ट जो है आपके डेली बेसिस पर होंगे, आपको स्कोर जो है टेस्ट के अवेलेबल होंगे, आपको दिया बताया जाएगा, स्कोर बताया जाएगा। डेली क्विज जो है यहाँ पर अपलोड होंगी। क्विज से क्या होगा, जो आपका एक एनवायरनमेंट है, एक एग्जाम एनवायरनमेंट होगा, वो आपको जो है पता लगेगा। डेली एग्जाम शूटर जो है वो डिस्कस होंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को। ओके, गूगल प्ले स्टोर से अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर एडोलॉजिस्ट ई लर्निंग को देखिए, अगर आप जो है टाइप करेंगे तो नंबर 4, दिस इज आवर एप्लीकेशन, ये जो चौथे नंबर पर जो है आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये जो है हमारी एप्लीकेशन है। आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर करें और जितने भी कोर्सेज हमने बात की है उनकी कोचिंग जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जनरल स्टडी का जो है एक स्पेशल बैच जो है हम अनाउंस कर रहे हैं जीएस का। ठीक है, जीएस के अंदर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो दो सब्जेक्ट की कर रहे हैं, दैट इज ज्योग्राफी एंड साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस की बात हो रही है। ज्योग्राफी के अंदर आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों चीजों की। और ज्योग्राफी और साइंस का जो है एक बैच हम अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप अभी इस बैच को खरीदते हैं तो ये सिर्फ आपको 499 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या इसके अंदर ज्योग्राफी और साइंस के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे, सब कुछ कवर होगा थ्रू एमसीक्यूज। मतलब लगभग 9,000 से लेकर 10,000 प्लस एमसीक्यूज जो हैं, 10,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो आपको इस बैच में, इस पैकेज में अवेलेबल होंगे मात्र 499 रुपए में। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन रहेगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सब कुछ कवर किया जाएगा। छोटे से छोटा पेपर और बड़े से बड़ा पेपर जो है इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। कॉन्सेप्ट्स जो है बेसिकली उस पर फोकस किया जाएगा कि एमसीक्यूज की फॉर्म में हम अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है, वैसे ये कोर्स 1000 का है, आप अगर इसको अभी खरीदते हैं तो आप इसको सिर्फ 499 में जो है खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के साइंस के सेशन को। पहला क्वेश्चन जो है आपके पास स्क्रीन पर है कि द मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ। ठीक है, द मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, एक अर्थ के ऊपर अगर किसी वस्तु का मास, अगर मैं अर्थ के ऊपर बात करूं तो अर्थ के ऊपर किसी वस्तु का जो मास है वो कितना है, 100 kg है। मास की यहाँ पर बात हो रही है, याद रखिएगा, द्रव्यमान की यहाँ पर बात हो रही है। वो 100 kg है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी जो यहाँ पर लग रहा है वो लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे अगर जी की वैल्यू देखी जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। लेकिन अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ग्रेविटी लग रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है इफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज। ठीक है, अगर यहाँ पर मून की बात करें, मून पर जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर वो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो मून पर उस वस्तु का मास, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, देखिए हमने बात की थी, किसी भी वस्तु का मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी प्लैनेट की बात कर लें, चाहे वो वस्तु अर्थ पर हो, चाहे वो वस्तु किसी और प्लैनेट पर हो। मास जो है हमेशा क्या रहेगा? मास की अगर बात करें, हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज सेम। ऑलवेज सेम, चाहे कोई कंडीशन हो, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेम रहता है, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम उसके वेट की बात करें, तो वेट हमारे पास होता है मास इनटू ग्रेविटी, mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, कितना गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है, वो उसका उसको ग्रेविटी को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा वेट जो है वो वेरी करेगा, वेट जो है वो क्या करेगा? वेरी करेगा, लेकिन जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वो हमें हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटी। तो बात यहाँ पर हो रही है कि मास जो है चंद्रमा पर क्या रहेगा। तो अगर पृथ्वी पर उसका मास जो है वो 100 केजी है, पृथ्वी पर मास 100 किलोग्राम है, तो यहाँ पर मून पर भी उसका जो मास होगा वो कितना रहेगा? 100 केजी रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है 100/6 केजी, सेकंड है 60 केजी, थर्ड है 100 केजी और फोर्थ है हमारे पास 600 केजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटलेसनेस इज दी, भारहीनता जो है वो क्या होगी? वेटलेसनेस की सिचुएशन क्या है? देखिए वेटलेसनेस का मतलब क्या है, अब हमें क्या पता है, वेट हमारा क्या होता है? W बराबर mg होगा, ये वेट होगा हमारा, मास इनटू ग्रेविटी। मतलब जब हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तब हमें ये महसूस होता है कि हमारा वेट हमें तब महसूस होगा। अगर आप खड़े हैं, अगर आप किसी चीज पर बैठे हैं, तब आपको आपका वेट जो है महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीली फॉल कर रहे हैं, अगर आप ऊपर से नीचे, अगर आप किसी लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट बहुत तेजी से, ठीक है, या अगर आप जो है लिफ्ट में हैं और बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, तो आपको कई बार कैसा लगता है कि आपका वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस की सिचुएशन आपको वहां पर लगती है कि वेट जो है बिल्कुल नहीं है, भारहीनता आपको लगती है। तो उस टाइम पे क्या है, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को सपोर्ट करने के लिए कोई भी बल वहां पर काम नहीं करता है। सो दैट सिचुएशन व्हेन योर बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय एनीथिंग, जब ये आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो किसी भी चीज कोई भी बल जो है उसको सपोर्ट ना करे, मतलब लगभग जीरो ग्रेविटी। अब इस सिचुएशन को क्या बोल सकते हो? जीरो ग्रेविटी बोल सकते हो, कि जब कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम ना करे। फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल मतलब बिल्कुल फ्री होके फॉल करना, गिरना। ठीक है, दैट इज द वेटलेसनेस, सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। सो यहाँ पे इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बेस्ट डिस्क्राइब, आई होप आपको समझ आ गया होगा, वेटलेसनेस की सिचुएशन। ठीक है, अब भारहीनता को करेक्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमारे पास ए जो है राइट आंसर रहेगा, जीरो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वेटलेसनेस की, दैट इज जीरो ग्रेविटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है वो हमें बताना है। ठीक है, मतलब करेक्टली मैच करना है हमें। रेडियम जो है, रेडियम का आविष्कार किया गया था मैडम क्यूरी ने, सो इसके साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो सेकंड जा रहा है, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सो बी के साथ जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज 1। एक्सरे की बात करें, सो एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय द W.K. रॉन्टेंजन, सी के साथ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 4th। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। तो यहां से देखिए डी के साथ जो मेरे पास ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 3rd। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर रहेगा वो रहेगा 2, 1, 4 एंड 3rd, 2, 1, 4 एंड 3rd। सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ है। सो रेडियम की जो डिस्कवरी की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। उसके बाद है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की डिस्कवरी W.K. रॉन्टेंजन ने की थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी जो थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड, फर्स्ट, 4th एंड 3rd ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द अर्थ ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेट दिस किलोमीटर। अर्थ जो है अपनी कक्षा में, सपोज ये अर्थ की कक्षा है और अर्थ जो है इस कक्षा में रिवॉल्व करती है, ठीक है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। अर्थ की जो एवरेज स्पीड रहेगी अप्रोक्सीमेट 4400 किलोमीटर रहेगी। इस स्पीड से अर्थ जो है पर आर, ठीक है, पर आर इस स्पीड से जो है रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। वाई डू वी नॉट फील दिस स्पीड? हम जो है स्पीड, अब अर्थ हमें पता है कि हम सबको पता है अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है, लेकिन हम जो है उस स्पीड को क्यों फील नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहला देखिए क्या है, बिकॉज वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के जो आकार है, अर्थ का जो साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटे हैं। आर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो। हमारी जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ अलोंग दी अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की ऑर्बिट के अलोंग, वो क्या रहेगी? वो जीरो हो जाएगी। तीसरा है हमारे पास द सोलर सिस्टम एज अ होल इज ऑलवेज मूविंग। संपूर्ण सूर्य मंडल जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, मूविंग है। चौथा ऑप्शन है द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली पुल अस टुवर्ड द अर्थ सेंटर। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता रहता है। देखिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। हमारी जो स्पीड है, अब ऑब्वियस सी बात है अर्थ रोटेट कर रही है और उसके साथ साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है अर्थ के कांटेक्ट में हैं। हम जो है क्या है, अर्थ के कांटेक्ट में है। तो हमारी जो स्पीड है, अर्थ की जो रिलेटिव स्पीड है उसके कंपैरिजन में हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है। हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कार में हैं और कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट जो है उसकी स्थिर चाल से जो है वो घूम रही है, ठीक है। अब एक कार है, मूव कर रही है, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब बिल्कुल कोई स्पीड में चेंज नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि कार मूव नहीं कर रही है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कार जो है आपको मूव करते हुए नहीं पता लगेगी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको ये पता करना है कि पृथ्वी घूम रही है नहीं, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं जो पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स, जो सूरज है और जो चंद्रमा है वो और स्टार्स जो है, हमारे तारे जो है वो पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमें रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं, राइट। सो ये चीज क्या है, ये यही है कि हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो अर्थ की जो स्पीड रहेगी, अर्थ की ऑर्बिट के आसपास जो अर्थ की जो स्पीड रहेगी उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी जो है वो सडनली डिसअपियर हो जाए, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? तो इनमें से करेक्ट क्या रहेगा? पहला है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन द सेम, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल जीरो एंड द वेट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बोथ द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो, दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीजेस, जो मास है वस्तु का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये हमें पता है W बराबर क्या होता है? mg, मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी डिसअपियर हो गई, मतलब ग्रेविटी जीरो हो गई, तो मास तो सेम रहा ना, और हमें पता है मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे मास हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो W है, वेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और मास जो है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो, वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, बट द मास विल रिमेन द सेम, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सपोज ये अर्थ है, एक सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, डज नॉट फॉल डाउन, वो जो है पृथ्वी पर नहीं गिरता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ क्या होगा ऐसा? बिकॉज हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, हर एक वस्तु पर लगाएगी, ठीक है। अब कोई भी सैटेलाइट जो है उसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ऐसा क्या है कि वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है? डज नॉट फॉल। व्हाट इज द रीजन? पहला ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उतनी दूरी पर क्या रहेगा? अस्तित्वहीन रहेगा, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, चंद्रमा के आकर्षण के कारण वो निष्क्रिय हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, चंद्रमा इज ऑल्सो एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ।
पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो चंद्रमा जो है लगाता है। सबको पता है ये बात। तीसरा है प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। चौथा है प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सिलरेशन फॉर इट्स मोशन, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो सैटेलाइट पर लगता है, लेकिन सैटेलाइट को क्या प्रदान करता है? नेसेसरी एक्सिलरेशन, ठीक है, त्वरण जो है वो प्रदान करेगा घूमने के लिए। सो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सिलरेशन फॉर इट्स मोशन, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट satellite continuously active in its orbit due to centrifugal force which is obtained by, एक भू उपग्रह जो है, भूग्रह जो है अपने कक्ष में निरंतर घूमता रहता है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट जो है एक भू ग्रह जो कितनी हाइट पर रखी जाती है? 35,786 किलोमीटर। इस हाइट पर पृथ्वी के सरफेस से इस इतनी हाइट पर जो है ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, मतलब भूग्रह जो है वो पृथ्वी से इतनी किलोमीटर हाइट पर जो है रखी जाती है, याद रखिएगा। वो अपने ऑर्बिट के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक्टिव हैं, घूम रही हैं। किस वजह से? पहला है द रॉकेट इंजन इज दैट प्रपोल द सैटेलाइट, उपग्रह में जो इंजन भरा जाता है उसकी वजह से। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। डिस्कस कर चुके हैं हम पीछे, और उसी क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखा है वो चीज आप देख सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द सन, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाला बल। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सैटेलाइट। अब चौथा ऑप्शन देखिए और सेकंड ऑप्शन देखिए, कंफ्यूजिंग मत नहीं होना आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पर लगती है, वो अर्थ लगाएगी, बाय द अर्थ, पृथ्वी द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, वो किस वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, केंद्राभिमुख फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और लैक ऑफ इट, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, या फिर इसकी कमी की वजह से होता है, या फिर किसी और बल की वजह से होता है। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्राभिमुख फोर्स जो सेंटर से लगेगी, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर से लगती है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है वो क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। सो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम सबको पता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंद्राभिमुख बल, केंद्राभिमुख बल जो है वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। सो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास नेचर के अंदर 4 बल लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 तरीके की फोर्स हैं, 4 तरीके के बल हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल हो गया, तीसरा जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दुर्लभ नाभिकीय बल, ठीक है, तीसरा क्या हो गया? दुर्लभ नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। चौथा जो हो गया वो हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस।
प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 तरीके की फोर्स जो है वो हमारे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर 4 तरीके के बल लगते हैं, 4 तरीके की फोर्स लगती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये 4 क्वेश्चन में ये इन्हीं चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। पूछा आपसे गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जिन पार्टिकल्स के ऊपर, जिन कणों पर आवेश होगा, चार्ज होगा, हम या तो प्लस का चार्ज होगा या फिर माइनस का चार्ज होगा, या तो वो धनावेशित होगा या फिर ऋणावेशित होगा, ठीक है। आवेश होगा अगर किन्हीं चीजों पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर काम करेगी। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज रेडियो एक्टिविटी, जो दुर्लभ नाभिकीय बल है वो रेडियो विघटन नाभिकता का कारण है, रेडियो एक्टिविटी शो करती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इनसाइड द न्यूक्लियस, जो केंद्र है, नाभिक जो है हमारा, जो केंद्र रहेगा उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो है होल्ड करके रखती है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो देखिए पहला जो है वो गलत होगा, ग्रेविटी इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सबसे प्रबल नहीं होगा। सबसे प्रबल जो फोर्स होगी वो होगी चौथे नंबर वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे क्या होगी, प्रबल होगी। सो पहला जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ए इज द राइट आंसर। बाकी के 3 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ लिफ्ट, अगर एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है लिफ्ट में बैठा हुआ है, देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, तो कब उसको महसूस होगा कि उसका वेट इंक्रीज हो गया। हम सबको पता है लिफ्ट का एक्सपीरियंस जो है हम सबने किया है, जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही होती है, तो हमें वेटलेसनेस की सिचुएशन लगती है ना। बहुत तेजी से अगर लिफ्ट नीचे आए तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वेटलेसनेस की सिचुएशन में है, ठीक है। बहुत तेजी से एक्सिलरेशन के साथ, त्वरण के साथ जब नीचे आ रही होती है, ठीक है। जब ऊपर जा रही होती है, बहुत तेजी से अगर लिफ्ट जो है ऊपर जाए, तब हमें क्या लगता है कि हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, त्वरित गति से, त्वरित गति का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन के साथ, बहुत ज्यादा एक्सिलरेशन, बहुत ज्यादा त्वरण उत्पन्न करके ऊपर जा रही होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड देखिए क्या है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है, जी नहीं, जब नीचे आएगी लिफ्ट और त्वरण जो है उसके अंदर
10th क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, 10th क्वेश्चन पे थे हम. इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, कब लगेगा कि वेट जो है इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो देखिए जब लिफ्ट जो है एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करके, त्वरण जो है वो प्रोड्यूस करके, तो हम सबको पता है एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आएगा, वेग के अंदर जब चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब जो है किसी भी चीज में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपीडेंटली. ठीक है, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाएगी, तब जो है क्या लगेगा कि वेट जो है किसी पर्सन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा. 11th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. 11th क्वेश्चन की बात करें, चल जल्दी से देख लेते हैं. अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन है, सब क्रिकेट जो है ऑब्वियसली देखते हैं. बैट्समैन जो है वो हिट कर रहा है क्रिकेट बॉल को, उसने जो है हिट किया. विच देन रोल्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड पे रोल की बॉल. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद, द बॉल कम्स एट रेस्ट, बॉल जो है रुक जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद बॉल रुक जाएगी. द बॉल शोज टू अ स्टॉप बिकॉज. ठीक है, जो बॉल जो है वो रुकी है, क्या रीजन है रुकने का. ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर इनर्शिया की बात की थी, जड़त्व का जो सिद्धांत है उसकी जो है हमने बात की थी. हमने यहाँ पे इनर्शिया की बात की थी, जड़त्व का सिद्धांत. ठीक है, इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु का वो चरित्र, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर वो गति में है, अगर वो क्या है मोशन में है, तो वो मोशन में रहना चाहेगी. अगर वो क्या है रेस्ट पे है. ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. जब तक कोई बाह्य फोर्स, बाहर से कोई भी अगर फोर्स जो है, बल जो है ना लगाया जाए, तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी. ठीक है, ये पोजीशन है. लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बॉल जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ गई, तो सीधी सी बात है कि बाहर से कोई ना कोई बल लगा होगा, क्योंकि बॉल क्या रहना चाहेगी, बॉल मोशन में रहना चाहेगी, लेकिन कोई ना कोई जो है बल लगा होगा. अब वो बॉल जो है वो कहां पर रोल कर रही है, ग्राउंड पर रोल कर रही है. और हमने बात करी थी फ्रिक्शन फोर्स की, घर्षण बल. घर्षण बल क्या होता है, जो मोशन को अपोज करता है. ठीक है, अगर एक वस्तु के कांटेक्ट में दूसरी वस्तु है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो उसके मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट कर देगा, मोशन को रोक देगा. दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, उसे घर्षण बल कहा जाता है. पहला ऑप्शन है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, बल्लेबाज जो है उसने गेंद को उतने ज्यादा फोर्स से हिट नहीं किया है. दूसरा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. ठीक है, जितना फोर्स बॉल पर लगा है उसका जो वेग रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, फोर्स के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा. तीसरा है देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा बल रहेगा जो गेंद की जो गति है, मोशन है, उसको अपोज करेगा. चौथा है हमारे पास देर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो दैट बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट, मतलब कोई असंतुलित बल नहीं है बॉल के ऊपर, इसलिए बॉल जो है खुद ही क्या करेगी, रेस्ट में आने का, रेस्ट में आने की कोशिश करेगी, आराम अवस्था में आने की कोशिश करेगी. तो सी इज द राइट आंसर. देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, गति का विरोध करने वाली गेंद जो है, गेंद पर जो है एक बल काम करेगा, और दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, उसे क्या कहा जाएगा, घर्षण बल. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. टाइम पीरियड निकालना है हमने एक पेंडुलम का. ठीक है, हम सबको पता है पेंडुलम क्या होता है, क्लॉक में जो है पेंडुलम लगा है. ठीक है, जो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, यहाँ पे उस पेंडुलम की बात है. टाइम पीरियड की बात यहाँ पे हो रही है कि टाइम पीरियड जो है, समय अवधि जो है किसी भी पेंडुलम की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी. पहला है डिपेंड ऑन द मास, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगी. दूसरा है डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी, जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी. डिपेंड ऑन टाइम, समय के ऊपर जो है वो निर्भर करेगी. डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तापमान जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. देखिए टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला रहेगा पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. एल जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ द पेंडुलम,
लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ है एल। जी जो है यहाँ पे ग्रेविटी है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करेगा, तो ग्रेविटी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एल, अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा समानुपाती है। मतलब अगर लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। मतलब कि अब पेंडुलम अगर लेंथ को इंक्रीज किया है तो पेंडुलम ज्यादा टाइम ले रहा है अपना एक ऑसिलेशन, मतलब अपना एक चक्र पूरा करने में। ये पेंडुलम है और पेंडुलम हम पता है इस तरीके से जो है, इस तरीके से अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी मतलब टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है क्या, पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर। ठीक है, समर में हमने देखा है कि जो पेंडुलम क्लॉक है यूजुअली टाइम लूज करते हैं। टाइम लूज करने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा समय लेते हैं अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। सपोज ये पेंडुलम है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समर की, गर्मियों की बात करेंगे। गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में लेंथ जो है पेंडुलम की, ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर, लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब समर में क्या होगा, जो लेंथ रहेगी पेंडुलम की वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। सीधी सी बात है, लेंथ इंक्रीज होगी तभी टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन का, यूजुअली लूज टाइम का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा अब अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, अपना एक चक्र कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लेगा, है ना। तो लेंथ इंक्रीज हुई, सीधा सा मतलब हुआ टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। तो देखिए ऑप्शन पहला है ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, गर्मियों में जो दिन जो है ज्यादा लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे इस वजह से। दूसरा है ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द कॉयल, कॉयल जो है कुंडली जो है उसमें ज्यादा घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा इस वजह से। तीसरा है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, समय अवधि बढ़ जाएगी क्योंकि लेंथ जो है वो बढ़ गई है। सो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि टाइम पीरियड सीधा सीधा लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन, एक लड़की जो है झूला झूल रही है और बैठी हुई है वहां पर। ठीक है, सिटिंग सिटिंग पोजीशन में है। व्हेन द गर्ल स्टैंड अप, जब लड़की खड़ी हो जाएगी झूले के ऊपर, द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात है, बात अब यहाँ पे टाइम पीरियड की हो रही है। अब यहाँ पे बात क्या हुई है कि पहले लड़की जो है सिटिंग पोजीशन में है, बैठी है और झूला झूल रही है। ठीक है, उस टाइम पे देखिए क्या होगा, जब वो बैठी है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो खड़ी हुई उसने क्या किया, मास, द्रव्यमान जो है, मास जो है उसको क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि वो खड़ी हो गई ना अब, तो मास क्या हो गया, सीधा। ठीक है, मास उस क्या हो गया, उसने जो है सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलोंग दी एक्सेस। ठीक है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। अब मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे क्या हुआ, लेंथ जो हुई वो क्या हो गई, पेंडुलम की, पेंडुलम लगा लीजिए या फिर जो स्टिंग है वो लगा लीजिए, झूला, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। लेंथ रिड्यूस हुई तो जो टाइम पीरियड है, समय अवधि जो है, टाइम पीरियड जो है वो क्या हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया। राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है, क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स गिवन है, पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। ए स्टेटमेंट है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, एक सिंपल पेंडुलम है, सपोज दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, मतलब एक जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको कहा जाता है मीन पोजीशन, इसको कहा जाएगा मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन कहा जाएगा। और ये जो पोजीशन है
इनको कहा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। ये पोजीशन जो है मीन पोजीशन, जब पेंडुलम जो है बिल्कुल अपनी यहां पर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधी अगर पोजीशन में आएगा तो दैट इज नोन एज द मीन पोजीशन, उसे मीन पोजीशन कहा जाएगा, मतलब कि मध्य स्थान कहा जाएगा। और अब एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ये पोजीशन होंगी, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, इन्हें एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सी कंडीशन इनमें से सही है, तो इसके लिए एक टेबल बनाइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मीन पोजीशन पर क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे मीन पोजीशन की, माध्य गति की, माध्य स्थिति की। मीन पोजीशन की बात करेंगे सबसे पहले। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम रहेगी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये दो चीजें मैक्सिमम रहेंगी मीन पोजीशन पर, ठीक है। इसके साथ साथ फोर्स जो है वो क्या रहेगी, जीरो, कोई भी बल जो है वो काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, कोई भी बल काम नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पर है, जो उसकी पोजीशन है, जो पेंडुलम की सही पोजीशन है वो उसी पोजीशन पर है, तो कोई भी बल जो है वो उस टाइम पर काम नहीं करेगा। एक्सिलरेशन जो है, त्वरण जो है वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा, एक्सिलरेशन जीरो रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, वो भी जीरो रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये सिचुएशन कब होगी, इस टेबल को आप बना सकते हैं, ये सिचुएशन कब होगी, जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर होगा, माध्य स्थिति में होगा। इसका उल्टा होगा जब जो हमारा पेंडुलम है वो कहां पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, ठीक है। जब कहां पर होगा, एक्सट्रीम, चरम स्थिति पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तब जो है इससे उल्टा होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सिलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये तीन चीजें जो मीन पोजीशन पर जीरो हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएंगी। और ये दो चीजें वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। पहला देखिए, एक्सिलरेशन इज जीरो व्हेन द बोब पासिस थ्रू द मीन पोजीशन। जब बोब जो है, पेंडुलम जो है मीन पोजीशन पर आएगा तो एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है, एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इन ईच साइकिल द बोब अटेन अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस। हर एक साइकिल में वेलोसिटी जो है वो दुगनी होती चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दुगनी होती चली जाएगी, तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, both acceleration and velocity of the bob are zero when it reach to the extreme position during the oscillation। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो वेलोसिटी और जीरो दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। देखिए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, वेलोसिटी जीरो होगी सिर्फ, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन 3 जो है गलत आंसर हो गया। फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम। बिल्कुल सही बात है, टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ऑसिलेशन जो है वो खत्म होती चली जाएगी, और जो आपका पेंडुलम है वो अपनी माध्य स्थिति में वापस आ जाएगा। सो चौथा भी हमारा सही है। तो सीक्वेंस, फर्स्ट हमारे स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन। बिल्कुल देख चुके हैं हम, एक पेंडुलम क्लॉक है, वही यहाँ पे एक पेंडुलम की बात है, ठीक है। फास्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि फास्ट कब होगी। फास्ट होने का मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड है, फास्ट होने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वो कम हो गया है, रिड्यूस। जो मैंने नीचे एरो लगाया दैट मीन्स कम हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के साइन जो है अभी हम अपने कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया, सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया मतलब क्या, लेंथ भी क्या हो गई,
पेंडुलम की डिक्रीज हो गई। और हमने अपने एमसीक्यू में क्या पढ़ा था पहले वाले में कि जो समर है, गर्मी में क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो सीधा सा आंसर क्या होगा हमारा, विंटर। विंटर में जो लेंथ है वो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, सिकुड़ने की वजह से लेंथ कम हो गई, क्योंकि सर्दियां हैं, ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रेक्शन होगी, तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो लेंथ है हमारी वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, कम हो गई। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो गया। टाइम पीरियड कम हो गया तो घड़ी क्या है, फास्ट चलेगी, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के बारे में यहां पर बात हो रही है, पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी वस्तु को चाहिए है पृथ्वी की या किसी अन्य ग्रह की, अदर प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए कितनी क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब जैसे हमें पता है कि हमारे ऊपर जो ग्रेविटी लगती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब लगभग जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो है वो इतना है, इतनी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो हमें जो, अगर हमने जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ठीक है। अब हम क्या एक स्टोन को थ्रो करते हैं, वो वापस जो है पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड से कम रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, उससे कम रहेगी, तो इसीलिए वो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसी वेलोसिटी जिसको हम एक बार जो है दें और वापस जो है वो ना आए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उससे बाहर निकल जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू रहेगी, याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस, अगर किसी वस्तु को आप स्पेस में जो है फेंके, विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप किसी वस्तु को जो है आकाश में फेंकते हैं तो क्या होगा। सीधी सी बात है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की तो हमारे पास क्या लग रही है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, ये इतनी तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो इससे तो ज्यादा हमें वेलोसिटी देनी होगी, तो सीधी सी बात क्या है, द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न टू द अर्थ, इट विल रिटर्न टू द अर्थ, यह जो है वापस आ जाएगा, इट विल रिटर्न टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा पर कोई भी जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, क्या रीजन है उसका, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एस्केप वेलोसिटी पता है हमें क्या पता है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है, मून जो है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, कितनी है, 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उसका 1/6 है, मतलब अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर दें तो वो जो रहेगी, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी, वो जो है हमारा मून लगाएगा, मतलब ग्रेविटी क्या हो गई, कम हो गई एज कंपेयर टू अर्थ, तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, ग्रेविटी कम हो गई तो एस्केप वेलोसिटी भी कम रहेगी। लेकिन यहां पे एटमॉस्फेयर है, मतलब गैस, अब गैसेस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग जो रहेगा गैसों का, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहेगी गैसों की, वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, किससे, एस्केप वेलोसिटी से। पलायन वेग जो है चंद्रमा पर, उससे ज्यादा रहेगी क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो ज्यादा रहेगा, किससे, एस्केप वेलोसिटी से। अब ये ज्यादा है तो गैसेस क्या कर जाएंगी, एस्केप वेलोसिटी क्या है, जो होल्ड करे रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, अब जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो ज्यादा हो गया तो क्या कर जाएगी, ठीक है, गैसेस क्या कर जाएंगे, उड़ जाएंगी। तो इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस की जो वेलोसिटी है, सिंपल भाषा में समझिए, गैस की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है।
चंद्रमा पर जितनी एस्केप वेलोसिटी रहेगी उससे ज्यादा रहेगा, तो इसलिए गैसेस क्या है, वो बाहर चली जाएंगी चंद्रमा से, ठीक है, तो इसलिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, जो बारिश की बूंदे हैं वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप जो है धारण कर लेती हैं, ठीक है, गोल हो जाएंगी, स्फेरिकल हो जाएंगी, ऐसा क्यों होगा? पहला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का जो घनत्व है उसकी वजह से, दूसरा है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव की वजह से, तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव की वजह से, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। स्फेरिकल शेप होगी सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो है क्या हो जाएगी, स्फेरिकल शेप हो जाएगी, पृष्ठ तनाव की वजह से। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या है, अ काइंड ऑफ फोर्स acting on the surface area of a liquid, किसी द्रव के, सपोज ये पानी है, सपोज ये पानी है, वाटर है, अब सरफेस टेंशन एक तरीके का बल है, एक तरीके का फोर्स है जो पानी की सतह पर लगेगा, पानी है, पूरा टैंक बिल्कुल फिल है, उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर जो बल लग रहा है दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन। अब देखिए बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब क्या, साथ साथ में रहना चाहेंगे, एंड दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षित बल है, आकर्षित बल लग रहा है मतलब पार्टिकल साथ साथ में रहना चाहेंगे, पार्टिकल साथ साथ में रहेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन जो है हमेशा, पृष्ठ तनाव जो है वो हमेशा क्या करेगी, जो एरिया है उसको कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो एक तरीके की आकर्षित फोर्स है, ठीक है, आकर्षित फोर्स है तो साथ साथ में रहेंगे ना, साथ साथ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, क्लोजली पैक रहेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, तो एरिया कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है, पृष्ठीय तनाव ज्यादा है, तो सीधा सा मतलब रहेगा एरिया कम है भाई, ठीक है, तो एक तरीके की फोर्स है। अब एरिया कम है, सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल शेप जो है रेन ड्रॉप वो गेन कर लेती है, क्योंकि जो स्फीयर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा कम रहेगा, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदों का गोल होने का सबसे बड़ा रीजन जो है सरफेस टेंशन है, पृष्ठीय तनाव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू, बिल्कुल सही है, ए सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव की वजह से पानी की जो बूंदे हैं वो कैसी रहती हैं, स्फेरिकल रहेंगी। दूसरा है, द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज द फॉल फ्रॉम बिग हाइट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरती हैं, इसी वजह से गोल है। द एयर हैज रेजिस्टेंस, हवा में प्रतिरोध होता है। द वाटर हैज सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही बात है, पानी जो है सरफेस टेंशन है भाई, एक तरीके का बल है जो पानी के सरफेस पर लगता है, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, हर एक द्रव के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहती है, दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव बात कर चुके हैं। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस टेंशन जो है एक तरीके की क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तरीके का आकर्षित बल है जो किसी भी लिक्विड की सतह पर लगता है, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर लगेगा, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटीरियल इज, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, पहला है फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शन, तीसरा है प्रेशर, चौथा है टेम्परेचर। नैनो मटीरियल जो है हम सबको पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर, इतने छोटे जो है नैनो मटीरियल होंगे। फ्रिक्शन इज द राइट आंसर, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण रहेगा वो फ्रिक्शन रहेगा, घर्षण जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, तेल जो है जल के सतह पर फैल जाता है, क्यों? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है ऑयल के फैलने की, ना कि ऑयल के तैरने की, ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो है तैरना
और दूसरा है फैलना। बात यहां पर हो रही है तैरने की, सॉरी फैलने की यहां पर बात हो रही है, ना कि तैरने की। हम सबको पता है कोई भी चीज तैरती कब है, जब उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करने लग जाएगी, ऊपर तैरने लग जाएगी। ठीक है। अब फैलने की यहां पर बात हो रही है, सीधा सा मतलब क्या है कि ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो कम होगी, क्योंकि फैलने का मतलब क्या है, अपना एरिया बढ़ा लेना। ठीक है। यहां पे देखिए, स्प्रेड होने का मतलब क्या है, फैलने का मतलब क्या है, एरिया को इंक्रीज करना, एरिया इंक्रीज करना। एरिया इंक्रीज हो गया तो सीधी सी बात क्या, सरफेस टेंशन क्या हो गई, सरफेस टेंशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एरिया ज्यादा बढ़ गया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई। तो सीधी सी बात है, ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से वो फैल जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। तेल का तल तनाव जो है वो पानी से कम होगा। राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज जो है हमारे 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। कल जो है हम अनदर 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। चलिए, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।